हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मैट्रिक्स टॉपिक से रिलेटेड हैं। और अगर आप मैट्रिक्स टॉपिक के कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो आपको ऊपर आई बटन पर मैट्रिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट कॉन्सेप्ट्स की मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हो। और अगर आप सीक्वेंस चैप्टर या मैट्रिक्स चैप्टर के नोट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, कुछ में कॉन्सेप्ट्स है, वो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। AB का इन्वर्स क्या होता है? हमेशा AB का इन्वर्स, AB का होल इन्वर्स क्या होता है? B इन्वर्स A इन्वर्स होता है, डायरेक्ट आपको पता होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसकी क्या गुण होता है? कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका क्या गुण होता है? A उसका गुण होता है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ गुण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वगैरह नहीं पूछा उसने कहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, किसकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है A इंटू A डैश इक्वल्स टू I। A डैश का मतलब A का ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या पूछा है? इसका इन्वर्स पूछा है। इसका इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं? इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास ये है, ठीक है। इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देते हैं, 4 और 1 को किया इंटरचेंज, और ये जो है इनको हम साइन बदल देंगे, ठीक है। ये बन गया इसका एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट निकाल देंगे इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट आएगी 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 7 21 माइनस का 21, यानी कितना आता है 25 प्लस का 25, तो उससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ गया? इसका इन्वर्स आ चुका है। तो आप देख सकते हो ये वाला किस में मैच कर रहा है? ऑप्शन 4 है ना, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, इस मैट्रिक्स की वैल्यूज आपसे पूछी है, तो भाई इन दोनों की पहले मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। मैट्रिक्स की जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। क्या बनेंगी? 3x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके 4 के इक्वल रखना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके -3 के इक्वल रखना है, जैसे सिंपली इक्वल रखते हैं। ये आ गया। अब ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन से डायरेक्ट देखो कौन सा ऑप्शन सूट करता है इन दो इक्वेशंस को। तो x की वैल्यू अगर 3 रखूँ, 3 3 जा 9, 9 माइनस 1, सॉरी x की वैल्यू 3 रखो, y की वैल्यू इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रखो, 9 माइनस y की वैल्यू -1 रखोगे तो +1 इज इक्वल टू 4 नहीं आ रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। अब x की वैल्यू 2 रख दो, 6 माइनस y की वैल्यू जैसे 5 रखोगे, 6 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 4, तो सेकंड भी नहीं हुआ। थर्ड 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आएगा, y की वैल्यू, तो यानी ये ऑप्शन हो सकता है, तो यही ऑप्शन हम इसके लिए भी चेक कर लेंगे। जो ऑप्शन है वो दोनों इक्वेशन में चेक करेंगे। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 आता है, y की वैल्यू -1 रखते हैं तो कितना आता है? ये -3 ही आता है, तो आ गया इसके बराबर, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, इसमें पूछा है आपको कि n क्रॉस n होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax इक्वल्स टू 0, अगर A की जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से कम आती है, ठीक है। ऑर्डर क्या है A का? n क्रॉस n उसका ऑर्डर होगा, और नंबर ऑफ अननोन भी उसके अंदर n ही होंगे, लेकिन जो रैंक है A की वो नंबर ऑफ अननोन से कम आती है, तो उसमें से तो उसके लिए देन द सिस्टम हैज़, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो उसके लिए इसमें से ये ऑप्शन होगा कि उसमें n माइनस r इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। n मतलब जो उसका ऑर्डर था उसमें से जितनी रैंक है उसको माइनस कर देंगे, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा? उसका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ, देखो जिससे ज़्यादा टाइम ना लगे, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नोट कर रखा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई ये एग्जांपल था, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कितने अननोन है, 1 2 3 4, 4 अननोन है, x y z u, 4 अननोन है, 3 इक्वेशन है, ठीक है। इन चारों अननोन से हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये हमने इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई, इससे हमने ये क्या बनाई? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। पहले x की वैल्यूज़, फिर y की, फिर z की, फिर u की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये बना सकते हैं सिंपली। फिर हमने क्या किया? इसकी हमने रैंक निकालने की कोशिश की, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको जिस तरीके से भी R1 इंटरचेंज किया R3 से, R1 और R3 को इंटरचेंज किया, देन हमने इसको और इसको इसकी हेल्प से 0 बनाया, ठीक है। तो हमने ये दो ऑपरेशंस लगाए, ये आप सिंपली कर सकते हो, ठीक है। तो R2 और R3 माइनस 3R1, R3 और R3 माइनस, ये ऑपरेशंस हमने इसमें अप्लाई कर दिए। देन उसके बाद इसकी हेल्प से, मतलब इसमें 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 1 बन जाएगा, फिर इसकी हेल्प से 1 1 यहाँ पर बन जाएगा, तो 1 1 की हेल्प से इसको 0 बनाया, ठीक है। तो मतलब ये ऑपरेशन लगा के ये जो पूरी मैट्रिक्स है ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब हम इसकी रैंक देखते हैं, तो कितनी आती है इसकी रैंक? 2 आएगी, क्योंकि इसमें 2 ही ऐसी रोज हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, 1 2 2 इसकी रैंक आ चुकी है। तो इसमें नंबर ऑफ अननोन 4 थे, रैंक इसकी 2 थी, तो 4 में से अगर हम इसकी रैंक को घटाएंगे तो हमें क्या मिलता है? 2। तो मतलब अगर हम
इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, तो कम से कम इन 4 वेरिएबल में से हमें 2 को अपनी साइड से मानना पड़ेगा। यही मतलब है रैंक ऑर्डर में से रैंक को माइनस करने के बाद जितनी वैल्यू मिलती है उतने हमें खुद से वेरिएबल्स चुनने पड़ते हैं, उतने हमें खुद से वेरिएबल्स चुनने पड़ते हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पर कि सिस्टम कंसिस्टेंट है एंड 4 - 2 = 2 आया है। नंबर जितनी इक्वेशन मतलब जितने उसके अननोन थे, नंबर ऑफ अननोन में से रैंक को उसकी माइनस कर देंगे तो जो आता है उतने उसके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलते हैं। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब यही है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का मतलब यही है कि जितने भी उसके अंदर ये अननोन है उसमें से 2 को आपको लेट करना ही करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, देखो हमारे पास ये बन चुका है। ठीक है, पूरा अगर मैं सॉल्व करती तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता, मुझे सिर्फ आपको एक कंसेप्ट समझाना था कि n - r इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स से क्या करेंगे, हमने यहाँ पर x y z u इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन बनाएंगे। तो 2 × x + 1 × y + 0 × z + 1 × u = 0 एक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि ये पूरा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, और दूसरा 0 × x 0 × y 1 × z 1 × u = 0। तो 2 इक्वेशंस हमारे पास ये बनकर आएंगी। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, और मतलब यही 2 इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले मैंने यहाँ पे z को मान लिया कुछ भी, तो z को मैंने लेट करना पड़ा, z की वैल्यू मैंने लेट की तो u की वैल्यू मुझे ये मिल गई। z अगर k1 है तो u की वैल्यू -k1 मिल जाएगी। ठीक है, z मुझे लेट करना पड़ा, अपनी साइड से मानना पड़ा। ठीक है, अब मैंने u की वैल्यू मेरे पास है, तो u की वैल्यू मैंने जैसे यहाँ पर रखी, तो अब मेरे पास ये इक्वेशन बनी। अगर मुझे यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, मान लो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो y की तो मुझे लेट करनी पड़ेगी ना अपने आप से, y की भी मुझे लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो मैंने ऑलरेडी लेट करके, k1 तो लेट करके ही आया था। अगर मुझे x की निकालनी है तो y की लेट करनी पड़ेगी, y की निकालनी है तो x की लेट करनी पड़ेगी। तो यानी यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x y u z इन चारों में से एटलीस्ट 2 की वैल्यू को मानना पड़ रहा है। तो यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। तो वही इस क्वेश्चन में है कि अगर n क्रॉस n होमोजीनियस सिस्टम है, तो अगर रैंक कम आती है नंबर ऑफ अननोन से, तो नंबर ऑफ अननोन में से उस रैंक को माइनस कर देते हैं, तो उतने वेरिएबल्स हमें खुद चुनने पड़ते हैं उस सिस्टम के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, उतने उसमें इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं, उतने उसमें वेरिएबल्स हमें खुद मानने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि द वैल्यू ऑफ द k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब ये कैसा है, ax = 0, देखो इधर साइड में 0 है, दैट मीन्स होमोजीनियस केस है। होमोजीनियस केस है, होमोजीनियस केस में हमेशा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम होमोजीनियस केस पढ़ते हैं ax = 0 होता है, तो एक तो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है हमें, क्या, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स होगी तो मैट्रिक्स तो कभी 0 हो नहीं सकती, तो ये चीज़ 0 होगी, ये 0 होगा, दैट मीन्स हमें वहाँ पर ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है, जो क्या होता है 0 0 0। ठीक है, x क्या मिलता है, 0 0 0 करके मिलता है, मतलब ये कैपिटल X हमें 0 मिलता है, तो ये होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब अगर इसकी रैंक कम हो जाती है, अगर इसकी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होती है, तो x की वैल्यू मिलती है 0, x जो मिलता है 0 वेक्टर मिलता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। अगर ये a 0 हो जाए, अगर ये a 0 हो जाए, तो उस केस में हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। और अगर ये कंडीशन होती है तो रैंक कितनी होती है, रैंक उतनी होती है जितने उसके अंदर नंबर ऑफ अननोन होंगे, जितने उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाती है। अगर ये कंडीशन होती है, अगर ये होती है कंडीशन, डिटर्मिनेंट 0 होती है, तो उसकी रैंक जो होती है जितना उसका ऑर्डर होता है उससे कम हो जाती है, या फिर नंबर ऑफ अननोन से कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कैसा केस है, ax = 0 वाला केस है, और इसने कहा है कि नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है, एक नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है। ठीक है, इसने कहा है कि एक नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, तो उस केस में क्या होगा भाई, अगर नॉन ज़ीरो होता तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता 0 0 0, लेकिन उसने कहा है कि नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन मतलब ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो मतलब ये चीज़ नहीं है, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो नहीं है। तो क्या होगी, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो नहीं है तो डिटर्मिनेंट 0 ही तो होगी। तो मतलब इससे मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाऊंगी और उसके डिटर्मिनेंट को 0 रखूंगी, 0 रखने के बाद मुझे वहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है, तो इससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई जाएगी, उसकी जो डिटर्मिनेंट होगी वो 0 होगी, तो वहाँ से k की वैल्यू मुझे अपने आप मिल जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन में क्या कहा है ये आपको दे रखा है। पहले हम इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे 1 2 1 2 a 1 1 2। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी सिर्फ इतनी होगी, ठीक है। फिर हमने ये 0 2 1 है ये भी लिख लिया, तो अब बन गई है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसकी हम निकालते हैं रैंक, ठीक है। रैंक जैसे ही हम निकालेंगे, कैसे एक्लन फॉर्म से हम रैंक निकाल सकते हैं, तो हमने क्या किया, इस वाली रो को इसकी हेल्प से 0 बनाएंगे, कोशिश करेंगे 0 बनाने की, मतलब इस एलिमेंट को तो इसकी हेल्प से 0 बना ही सकते हैं। तो R2 एरो R2 माइनस 2R1 लगा दिया, इस रो में ये वाला पूरा अप्लाई कर दे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ऐसे ही R3 एरो R3 माइनस R1, 1 में से 1 माइनस करके लिख दिया यहाँ पर, 1 में से 2 माइनस करके यहाँ पे लिखा, 2 में से 1 माइनस करके यहाँ पे लिखा, 1 में से 0 माइनस करके यहाँ पे लिखा, तो ये हमारे पास बनी, ठीक है। अब हमें क्या करना था कि भाई जो डायगोनल के एलिमेंट है उससे नीचे के जो भी एलिमेंट है उनको 0 बनाना था, दैट मीन्स इसको भी 0 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर मैं 1 बना दूँ तो इन दोनों को ऐड करके तो 0 बन जाएगा। तो a-4 था ना, तो इस पूरी लाइन को मैंने a-4 से डिवाइड कर दिया, तो R2 एरो R2 अपॉन a-4 कर दिया, ठीक है। ऑपरेशंस लगाने तो आपको आते ही होंगे, ठीक है। ये किया। अब मैं क्या करती हूँ, R3 एरो R3 प्लस R2 कर देते हैं। R3 एरो R3 प्लस R2 करते हैं तो इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखना है, 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 लगा दिया। तो हमारे पास ये बन जाता है पूरा का पूरा। अब इसने कहा है कि हमारे पास जो है इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको पता है कि अगर देखो इसकी रैंक कितनी है, ए के ऊपर डिपेंड करता है भाई। अगर ए ऐसी वैल्यू आ गई कि ये 0 बन गया, ठीक है, और ये भी 0 बन गया, तो क्या हो जाएगा, अगर ये चीज़ 0 बन जाए, ये चीज़ 0 बन जाए, तो इसकी रैंक हो जाएगी, ए की रैंक भी 2 हो जाएगी, और उसकी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसकी, उसकी भी रैंक 2 हो जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसने किसके बारे में बात की है, सिर्फ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में बात की है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन लेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो इस पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक होगी, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू होता है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो यानी ये 3 है, नंबर ऑफ अननोन इसमें एक्स वाई जेड 3 है, तो ये भी 3 होना चाहिए, ये भी 3 होना चाहिए। तो एक रो तो ये रही, दूसरी रो ये रही, तीसरी रो ये जो है ये भी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए थी। तो अगर मैं सिर्फ इसको ही नॉन ज़ीरो कर दूँ तो यहाँ तक की ए 3 आएगी रैंक, और इस पूरे की भी 3 आएगी। अगर ये 0 कर भी दूँ तब भी तो इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक 3 ही रहेगी। तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये कैसी होनी चाहिए, ये कैसी होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसको हम करते हैं नॉन ज़ीरो, ठीक है। इसको फिर आगे बस a-4 से इधर से मल्टीप्लाई करके 2a-6 अपॉन a-4 इक्वल टू 0 होगा। तो नीचे वाली टर्म तो हट ही जाएगी, क्योंकि सिर्फ हम ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे ना, ये ऐसे है a-4, तो 2a-6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा भाई, नीचे वाले से थोड़ा ही ना, ये तो इधर जाके 0 ही मान लो, चाहे कुछ भी मानो, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ही तो 0 होगा, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a इज़ नॉट इक्वल टू 3। बट 2a-6 इज़ नॉट इक्वल टू 6, 0 है, तो a इज़ नॉट इक्वल टू 3 होगा। तो यही क्या हो जाएगी, इसकी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस वही लेना है जो आपको यूनिक सॉल्यूशन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। इसमें आपको क्या करना होगा भाई, इसमें तो आंसर्स आपको दे ही रखे हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है। बस इतना चेक करो कि एक्स वाई जेड की वैल्यू हम ये वाला फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन उठा करके इसमें पुट करेंगे, क्या दोनों साइड बराबर आती है, इसमें चेक करेंगे क्या दोनों साइड बराबर आती है, इसमें चेक करेंगे क्या दोनों साइड बराबर आती है। जो रेगुलर वीडियोस को, जिसने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, सारी पिछली वीडियो देखी होंगी, इसको दिक्कत नहीं होगी, बाकी को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसको चेक करेंगे ऐसे ही, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखनी है इन तीनों इक्वेशन में, जो सेटिस्फाई कर जाएगा ऑप्शन वही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें भी हमें यही पूछा है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, नन ऑफ दीज है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले हमने x का कोफिशिएंट लिखा 1 1 -1 1 1 -1, y का कोफिशिएंट -1 1 1 -1 1 1, z का कोफिशिएंट 1 1 -1 1 1 -1, और इधर माइनस लैम्डा लैम्डा प्लस का लैम्डा, ठीक है। ये लिख दिया, ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गई। तो जब भी ax इक्वल्स टू b वाला केस होता है तो उसमें हम हमेशा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही बनाते हैं। तो इसमें हमने रैंक निकालनी है, रैंक निकालने के लिए हमने इसमें एचलन फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसका यूज़ करेंगे तो R2 एरो R2 माइनस R3, R3 एरो R3 प्लस R1, दो रो ऑपरेशंस हमने अप्लाई कर दिए, जिसकी मतलब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए ये ऑपरेशंस अप्लाई किए गए हैं। तो उसके बाद देखा जाता है कि भाई हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स बन के आती है। तो मतलब थर्ड रो तो इसमें 0 हो ही चुकी है, सिर्फ हमारे पास 2 रो बनती हैं जो नॉन ज़ीरो हैं।
दो रो बनती हैं जो नॉन ज़ीरो है, दैट मीन्स इसकी जो रैंक है आप देख सकते हो ये तो पूरा ज़ीरो हो गया ना, यहाँ तक भी ए मैट्रिक्स तो ये थी, इसकी रैंक 2 और ये हमारी पूरी थी, इसकी रैंक भी कितनी है, पूरी जो मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी इसकी रैंक भी कितनी है 2, तो दोनों की रैंक कितनी है, बराबर है। भले ही चाहे नंबर ऑफ अननोन यानी एक्स वाई जेड 3, नंबर ऑफ अननोन यानी एन की वैल्यू 3 से कम है ये, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर होती है तभी तो हमें सॉल्यूशन मिलता है। इस केस में हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें सिंपली वही जैसे ये वाला ऊपर वाला 11th क्वेश्चन था, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखनी है। देखो 0 + 1 + 2, 0 + 1 + 2, 3 = 3 आ गया। अब इसमें रख के देखो 0 यहाँ रखा, 1 यहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन चेक करना है, -2 यहाँ पर रखेंगे, क्या दोनों साइड इक्वल आती हैं, नहीं आती हैं, ठीक है। फिर इसी ऑप्शन को इसमें रखेंगे, 0 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा, तो क्या दोनों साइड बराबर आती है, नहीं आती, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर नहीं हुआ। ऐसे ही अदर ऑप्शन को हम चेक करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही है, 4 भी आप कर सकते हो। 15th क्वेश्चन है, V1 V2 V3 V4 4 आपको वेक्टर्स दे रखे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है ये चेक करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना होगा, जैसे ये वेक्टर्स रखे हुए हैं इसी तरीके से इनकी मैट्रिक्स बना देनी है, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर सेकंड, देखो हमने क्या किया, 1 1 0 1 फर्स्ट वेक्टर था तो 1 1 0 1 को रखा फर्स्ट वेक्टर, 1 1 1 1 सेकंड वेक्टर को रखा, फिर थर्ड वेक्टर को रखा, फिर फोर्थ वेक्टर को रखा, फिर हम इसकी रैंक फाइंड कर देंगे, ठीक है। रैंक जैसे ही हम इसकी फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो R2 - R1, इसमें से इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसमें से इसको माइनस करके, तो R2 एरो R2 - R1 अप्लाई किया, ठीक है। इससे इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसमें से इसका 4 गुना माइनस करके, तो R3 एरो R3 - 4R1, R4 एरो R4 - R1, ये सब अप्लाई किए। तो ये क्या होता है, डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट है वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, हमारे पास ये मिलके आता है। देन हम क्या करते हैं भाई, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस रो को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो R2 इंटरचेंज किया R4 से, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन के आती है। अब हम इस 1 को किसी भी तरीके से 0 नहीं बना सकते हैं, आगे इसमें कुछ भी करना, कोई भी एक रो कंप्लीट 0 नहीं बन पाती है, मतलब इसमें 4 की 4 रोज ऑलरेडी हैं। तो इसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स 4 थे और रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बावजूद भी इसमें हमें 4 की 4 रोज मिली हैं, दोनों चीज़ बराबर हैं, तो इसकी जो रैंक होगी वो क्या हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि रैंक इसकी कितनी आ जाती है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इसमें 4 आ जाती है, तो रैंक इसकी हो जाती है 4, रैंक 4 है, जो कि नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर है। 4 ही वेक्टर्स थे, तो अगर ऐसा केस होता है तो उसमें जो मैट्रिक्स बनती है तो उसमें जो ये चारों वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अगर रैंक इसकी 4 से कम हो जाती, मान लो ये वाली कंप्लीट रो 0 हो जाती, कंप्लीट रो अगर ये 0 हो जाती तो यहाँ 3 आता, तो इसकी रैंक नंबर ऑफ वेक्टर से कम हो जाती, तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट, उस केस में लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर कोई भी हमारे पास, ये हमेशा याद रखना आप लोग कि अगर हमारे पास मतलब नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, कुछ कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं और उसके लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पूछता है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, जितने भी वेक्टर्स होंगे उनको लेकर के एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स की हम निकालेंगे रैंक। अगर वो रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर आ जाती है तो वो हो जाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर वो रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स से कम आ जाती है, ठीक है, तो वो हो जाता है लीनियरली डिपेंडेंट। इस केस में क्या हुआ, 4 ही वेक्टर्स थे, रो ऑपरेशंस लगाने के बावजूद भी हमें चारों के चारों रोज में से कोई सी भी 0 नहीं बन पाई, तो दैट मीन्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर कोई एक रो 0 हो जाती, रैंक कम हो जाती फिर उसकी, तो वो क्या हो जाता, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता। तो वही हमने इसमें यहाँ किया है कि 4 हमारे पास वेक्टर्स थे, ऑपरेशंस लगाने के बाद 4 रो हमें मिली है, मतलब इसकी रैंक 4 है, ठीक है, 4 ही इसकी रैंक है और नंबर ऑफ वेक्टर्स भी 4 है, दोनों बराबर है, तो यानी ये कैसा होगा, हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर रैंक 4 से कम हो जाती तो ये कैसा हो जाता, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख सकते हो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो पहले हम इससे क्या बनाएंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। एक्स का कोफिशिएंट है 2 1 1, तो
हमने ये बना दी, इससे हमने पूरी मैट्रिक्स बना चुके हैं। एक्स के कोफिशिएंट लिखे, वाई के कोफिशिएंट लिखे, इक्वल टू की जो दूसरी राइट हैंड साइड में लिखा था 3 4 1 वो लिखा। इसकी निकालते हैं रैंक। डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट है उनको बनाएंगे 0, ठीक है। तो पहले हमने ये वाला एलिमेंट 1 बनाना था, तो R2 को R1 से इंटरचेंज कर दिया, ये वाला ऊपर लिख दिया, ये वाली रो नीचे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, R2 एरो R2 माइनस 2 R1, R3 एरो R3 माइनस R1, मतलब इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाने के लिए ये ऑपरेशन अप्लाई किए, तो पूरी रो में चेंज आ गया, ये आ चुका है, ठीक है। अब R3 एरो R3 प्लस R2 इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख दिया, तो हमारे पास यहाँ पे 0 बन जाता है। तो हमारे पास जो हमारी ए मैट्रिक्स थी वो सिर्फ इतनी थी, यहाँ तक ए मैट्रिक्स थी, इसकी रैंक कितनी आई 2, और इस पूरी मैट्रिक्स की रैंक आई है 3। तो यहाँ से देखते हैं कि रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। अगर ये कंडीशन आती है किसी भी मैट्रिक्स की रैंक उसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के बराबर नहीं आती, तो उस केस में नो सॉल्यूशन होता है। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं कि ये 3 मैट्रिक्स हमें दिए, इसमें क्या इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 0 0 0 है, दैट मीन्स ये होमोजीनियस वाला केस है। तो होमोजीनियस वाला केस है, इसमें तो फिक्स है भाई, इट हैज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन तो ट्रिवियल जो कि 0 0 0 हो, एक्स की जो वैल्यू होती है, मतलब जो वेक्टर होता है वो 0 0 0 होता ही है, जो नंबर ऑफ अननोन है वो 0 होंगे ही, ठीक है। तो ये तो इसका है ही ऑलरेडी आंसर, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो इसके अंदर हमें मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा हम चेक कर लेते हैं कि ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है या मतलब इनकंसिस्टेंट। Ax इक्वल्स टू 0 कभी भी इनकंसिस्टेंट होता ही नहीं है। ये जो आपका सिस्टम होता है Ax इक्वल्स टू 0, ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी 0 0 यानी कैपिटल X इक्वल टू 0 मिलेगा, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन इसका होता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं आगे के ऑप्शन में क्या बोला है, इट कैन रिड्यूस टू अ सिंगल इक्वेशन, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी कोई बात इसमें है नहीं। डिटर्मिनेंट भी चेक करके देख लेते हैं कि इसकी डिटर्मिनेंट क्या आती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स की। तो इसकी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, एक्स के कोफिशिएंट क्या है 3 1 2 3 1 2, फिर y के कोफिशिएंट लिखे, फिर z के कोफिशिएंट लिखे, ये पूरी डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखी हमने, तो ये नॉन जीरो आ रही है। तो मतलब ये ऑप्शन भी इसका गलत हो चुका है, कौन सा, जो लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत ही है। इसमें कुछ अजीब सी बात है ये कि इट कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल इक्वेशन, द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, की सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिंगल इक्वेशन में हम इसको बदल सकते हैं, तो इसको सिंगल इक्वेशन में कैसे बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते ना। तो इसका आंसर सिर्फ ये हो जाएगा कि इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट का है ट्रू फॉल्स है कि इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स पॉसिबल है। सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो फॉल्स हो गया। एक्स इक्वल्स टू बी ए हैज़ नो सॉल्यूशन इफ ए इज सिंगुलर, ये चीज़ इज इक्वल्स टू, इसने कहा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अगर ए सिंगुलर होगा, हाँ इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया, ठीक है। तो ये बात सही है, होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होती है, हमेशा होती है। रैंक ऑफ ए एंड सी, सी मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है उसकी, ठीक है। रैंक ऑफ ए एंड सी अगर इक्वल नहीं है तो इक्वेशन जो होती है कंसिस्टेंट होती है, नहीं होती है, ठीक है। अगर रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ सी और नंबर ऑफ अननोन तीनों बराबर हो जाते हैं तो सॉल्यूशन यूनिक होता है, सही बात है, ठीक है। ये चीज़ें उसी को समझ आ सकती हैं जिसने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हो। अब इसने कहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू बी, और ये जो है ना, ये ऐसे देख लो इसको, ये सी जो दिखा रहा है ए बी की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को दिखा रहा है, तो इसमें रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर नहीं है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, तो इस केस में नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसका आंसर एस हो गया। रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल आएगा, ये गलत छपा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, यहाँ पर इक्वल आएगा। अगर दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी लेस देन नंबर ऑफ अननोन होता है, तो उसका मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। और सॉल्यूशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हमेशा कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हमेशा कंसिस्टेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैव अ सॉल्यूशन, इसका हमेशा सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दे रखी हैं, ये अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल होते हैं एंड इक्वल टू होता है c1/c2, मतलब इसमें ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये चीज़ बना दिया जाए, तीनों का रेशो सेम आए तो कोइंसाइड लाइंस होती है वो हमेशा, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ऐसा तो कोई केस होता नहीं है, तो इसलिए इसका नन ऑफ दीज आंसर होगा। तीसरा केस होता है a1/a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2, मतलब a1 x का कोफिशिएंट का रेशो जो है वही y के कोफिशिएंट का रेशो है, बट ये जो है ये अलग है, ठीक है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू है c1/c2 के, तो इस केस में हम कहते हैं जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती है, क्योंकि ये c1 जो c2 होता है ऑरिजिन से उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। ऐसे ये लाइंस होती हैं, जैसे आपने बनाया x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो दूसरी होगी x प्लस वाई इक्वल टू -2 इक्वल टू 0 ले लो इसको,
4। तो ये जो लाइन होती है ना ये ऐसी होती है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है तो ये ऐसे, ये पॉइंट आपका 0 2 होगा, ये भी, ये 2 0 होगा, ये 0 2 होगा। तो जब आप x प्लस वाई माइनस 4 बनाओगे तो वो कुछ ऐसी बनेगी, ये 4 0, ये 0 4। तो ये दोनों जो होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जब भी x के कोफिशिएंट का रेशो और y के कोफिशिएंट का रेशो जो होता है वो सेम होता है और इन दोनों से अलग होता है तो वो हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। तो ये दोनों लाइंस हैं पैरेलल, ठीक है। बस ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस 2 है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस 4 है, ठीक है। सॉरी ये 0 2, हाँ ये तो सही है, इतना ही होगा, ठीक है। ओरिजिन से ये डिस्टेंस तो नहीं होगी, सॉरी ओरिजिन से ये डिस्टेंस नहीं होगी। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो लाइन दे रखी है ना, ये 2, ये जो दे रखा है 2, इसको हम अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट प्लस एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तब ये जो वैल्यू आती है ये यहाँ से ओरिजिन की डिस्टेंस है, ये यहाँ से ओरिजिन की डिस्टेंस होती है, ठीक है। वो चीज़ अलग है, वो जब 3D पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। बस इतना यहाँ पर समझो कि एक्स के कोफिशिएंट का रेशो और वाई के कोफिशिएंट का रेशो सेम आता है तो वो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं अगर ये वाला रेशो अलग हो जाए तो। और अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं, ये वाला नंबर उठाया 2 अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये जो है फर्स्ट इक्वेशन की ये वाली डिस्टेंस है। और अगर हमें ये वाली निकालनी है तो 4 अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। तो वो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती है। तो ये वाला केस होता है हमारा पैरेलल लाइंस का। और ये वाला केस होता है जब कुछ भी बराबर ना हो तो इसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब लाइन बिल्कुल अलग होंगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप खुद कर सकते हो भाई, कुछ नहीं करना। ऑप्शन आपके सामने एग्जाम में होंगे, तो ये मैं करा नहीं रही हूँ, इसमें ऑप्शन एग्जाम में होंगे सामने, ऑप्शन उठा करके तीनों इक्वेशन को देखना है किस में सेटिस्फाई करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो तो। एक पार्ट इसका और आएगा मैट्रिक्स का, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जिसने भी कंप्लीट मैट्रिक्स पढ़ रखा है उसके लिए बहुत ईजी है इन क्वेश्चंस को करना, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले जाकर के मैट्रिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट ज़रूर देखो।